हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक सक्सेस पॉइंट। मैं आपके लिए हिंदी का मॉडल पेपर लेकर आया हूं जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। और आप इसके लिए एक रजिस्टर अपने पास रखें। जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बोलूं आप उसे नोट डाउन करते जाएं और क्वेश्चन बैंक भी अपने पास रखें। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें आपको दिखाई दे आप उसको टिक करते जाएं अपनी क्वेश्चन बैंक में, ठीक है, और नोट डाउन जरूर कर लें। चलिए सेशन को शेयर कर दें और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। चलिए शुरू करते हैं सेशन को। पहला क्वेश्चन देखिए, जो आपका मॉडल पेपर है ये आपका, तो जो आपका एग्जाम है 10th वालों का वो फर्स्ट मीटिंग में होगा, ठीक है। और 70 मार्क 70 मार्क का होगा। 30 नंबर जो है वो आपके स्कूल के हिसाब से आपको मिलते हैं, ठीक है, प्रैक्टिकल में। और 3 घंटे 15 मिनट का पेपर है और जो शुरू के जो 15 मिनट्स हैं वो आपको पेपर को पढ़ने के लिए हैं। तो आप पहले आराम से पेपर को पढ़ लेना, ठीक है। और अगर आपको 10th क्लास में अच्छे मार्क्स गेन करने हैं तो आपको हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। कोई भी क्वेश्चन आपका छूटना नहीं चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कोई एक कथन सही है उसे पहचान कर लिखिए, ठीक है। ऑब्जेक्टिव है, कोई भी एक ठीक है उसे आप पहचान कर लिखिए। देखिए मैं आपको सारे ऑप्शन और सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट जितने भी हैं वो आपको डिस्कस करूंगा और आप उसे सुनेंगे और उसे नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। तो पहला जो ऑप्शन है वो है सरस्वती पत्रिका की संपादक महादेवी वर्मा थी। बिल्कुल गलत। जो सरस्वती पत्रिका है उसके जो राइटर हैं वो है महावीर प्रसाद द्विवेदी, ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है, ये ठीक है। जो क्या भूलूं क्या याद करूं वो क्या है, एक आत्मकथा है और किसने लिखी है, हरिवंश राय बच्चन ने लिखी है, ठीक है। तीसरा ऑप्शन क्या है, तो इस क्वेश्चन का आंसर तो आपको मिल गया ऑप्शन नंबर 2, है ना। क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा, ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। लेकिन आपको और भी इंपॉर्टेंट चीज है वो भी आप लर्न करेंगे, ठीक है। रामविलास शर्मा कवि नहीं, वो एक राइटर है। मेला आंचल कहानी विधा की रचना है, नहीं। मेला आंचल जो है वो कहानी नहीं है। मेला आंचल क्या है, एक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो मेला आंचल है वो क्या है, एक उपन्यास है और इसके जो लेखक हैं वो बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं कई बार, ठीक है। तो जो मेला आंचल है उसके जो लेखक हैं, जो उसके राइटर हैं वो है फणीश्वर नाथ रेणु। कौन है, फणीश्वर नाथ रेणु, ठीक है, नोट डाउन कर लेंगे। नेक्स्ट, रस मीमांसा किसकी आलोचना कृति है। देखिए क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जो रस मीमांसा है वो किस विधा की रचना है। जो रस मीमांसा है वो किस विधा की रचना है, तो जो रस मीमांसा है वो एक आलोचना है, ठीक है। किस विधा की है, वो आलोचना विधा की है। और इसके जो राइटर हैं वो है रामचंद्र शुक्ल। इनकी जीवनी भी आप याद कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट इनकी जीवनी है रामचंद्र शुक्ल की, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसी एक रचना की लेखक का नाम लिखना है, ठीक है। 4 आपको रचनाएं दी हुई हैं, इसमें से किसी एक का लिखना है। मैं आपको चारों की जो रचनाएं हैं वो बता देता हूं, चारों, ठीक है। जो चारों रचनाएं दी हुई इनके चारों के राइटर मैं आपको बता देता हूं, आप इसे नोट डाउन कर लेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अथा सागर, जो अथा सागर है, आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो अथा सागर है वो किस विधा की रचना है, तो जो लिखेंगे आप, अथा सागर एक आलोचना विधा है। क्या है, किस विधा की रचना है अथा सागर, आलोचना विधा की। इसके जो लेखक हैं वो है जयप्रकाश भारती। इसके जो लेखक हैं वो है जयप्रकाश भारती, ठीक है। तो अथा सागर के जो राइटर हैं वो है जयप्रकाश भारती। नेक्स्ट ऑप्शन, अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर वेरी इंपॉर्टेंट रचना है ये भी, ठीक है। और इसके जो राइटर हैं वो है विष्णु प्रभाकर। कौन है, विष्णु प्रभाकर। और किस विधा की रचना है, अर्धनारीश्वर एक उपन्यास विधा की रचना है। क्या है, नोवेल, उपन्यास, ठीक है। अर्धनारीश्वर उपन्यास विधा की रचना है। ऑप्शन 3 है मेरी असफलताएं। जो मेरी असफलताएं हैं वो है एक आत्मकथा और इसको लिखा किसने है, इसको लिखा है बाबू गुलाब राय ने, ठीक है। मेरी असफलताएं एक आत्मकथा है, इसको लिखा है बाबू गुलाब राय ने। और ऑप्शन नंबर 4, लहरों के राजहंस, ये एक नाटक है। लहरों के राजहंस एक नाटक है और इसको लिखा है मोहन राकेश ने, ठीक है। 4 ऑप्शन मैंने आपको, चारों के राइटर, चारों की विधाएं मैंने आपको बता दी, आप इसे नोट डाउन जरूर कर लेंगे, ठीक है। लहरों के जो राजहंस है मोहन राकेश इसके लेखक हैं और ये एक नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गेहूं और गुलाब किसकी रचना है, तो जो गेहूं और गुलाब रचना है वो है रामवृक्ष बेनीपुरी की। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, त्यागपत्र किस विधा की रचना है, ठीक है। त्यागपत्र किस विधा की रचना है, तो इसका आंसर है उपन्यास। जो त्यागपत्र है वो
उपन्यास विधा की रचना है और आपसे इसका राइटर भी पूछा जा सकता है, तो इसका राइटर भी आप नोट डाउन कर लेंगे। इसका जो राइटर है, त्यागपत्र लिखी है, वो लिखी है जैनेन्द्र ने। कौन है इनके राइटर? जैनेन्द्र। ठीक है, और किस विधा की रचना है? उपन्यास की। ठीक है, तो मैं इसका ऑप्शन आपको बता देता हूं, त्यागपत्र जो है वो एक उपन्यास है। ठीक है, नेक्स्ट, रीति मुक्त धारा की किन्हीं दो कवियों के नाम लिखने हैं। रीति मुक्त धारा, ठीक है, दो होती हैं धारा, एक थी रीति मुक्त और एक थी रीतिबद्ध। ठीक है, तो इसके दो कवि हैं, मैं वो आपको उनके नाम बता रहा हूं, दो तीन कवियों के, आप उन्हें नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, एक थे रीति मुक्त धारा के जो कवि हैं प्रमुख, वो है, एक है शेख आलम, घनानंद। ठीक है, शेख आलम, द्विजदेव, घनानंद। ठीक है, कौन कौन हो गए? शेख आलम, घनानंद और द्विजदेव। ठीक है, तीन मैंने आपको बता दिया, आप नोट डाउन कर लेंगे, शेख आलम, घनानंद और द्विजदेव। ठीक है, घनानंद बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, वो है रीति मुक्त धारा के कवि। नेक्स्ट, छायावाद की दो प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। जो छायावाद है उसकी दो विशेषताएं क्या है? प्रवृत्ति को दो विशेषताएं क्या है? ठीक है, तो कई सारी विशेषताएं, दो आपको लिखनी है, मैं बताता हूं। एक है काव्य सौंदर्य, इसकी विशेषता। ठीक है, छायावाद जो कवि की, जो छायावाद की जो रचना है उनकी क्या विशेषता? एक थी काव्य सौंदर्य, प्रेम की तरंग और प्रकृति का चित्रण। ठीक है, तीन मैंने आपको बता दी, कोई भी दो आप इसमें से लिख देंगे। काव्य सौंदर्य, प्रेम की तरंग और प्रकृति चित्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर नारायण कृति के रचनाकार का नाम है। तो जो उत्तर नारायण जो कृति है उसके जो लेखक हैं उनका नाम है राजकुमार वर्मा। उनका नाम है राजकुमार वर्मा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, देखिए, जो निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक दिए गए प्रश्न के उत्तर दीजिए। भिन्न भिन्न धर्मों को मानने वाले जो भी सारी दुनिया के सभी देशों में बसे हुए हैं, यहाँ भी बहुत बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। ये आपको एक गद्यांश दिया हुआ है, इसकी आपको संदर्भ व्याख्या करनी है। जो गद्यांश होता है उसमें आपको क्या करना होता है? पाठ का नाम लिखना होता है। वेरी इंपॉर्टेंट जो है ये पैराग्राफ है, आप अपने पास इसको नोट डाउन जरूर करें। ठीक है, और गद्यांश में हम संदर्भ लिखते हैं और क्या लिखते हैं? व्याख्या करते हैं। गद्यांश में हम क्या लिखते हैं? संदर्भ। संदर्भ में क्या होता है? पाठ का नाम, किस पाठ से लिया गया है और इसके राइटर कौन है, ये संदर्भ हो जाता है, फिर इसकी व्याख्या कर देते हैं। ठीक है, संदर्भ इसका मोस्ट होता है, संदर्भ को ही आपके इसके मार्क्स मिलते हैं, बाकी आप आराम से इसकी व्याख्या कर सकते हैं। ठीक है, इसी को बड़ा चढ़ा के लिख देंगे, जो आपको लिख रहा है आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आप इसको क्वेश्चन बैंक में टिक कर लें। मैं इसको पूरा नहीं बता रहा, क्यों? क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। नेक्स्ट, दो है आपको, एक चॉइस में एक अथवा वाला। ठीक है, पहले पहाड़ काट कर, तो इसको भी आप क्वेश्चन बैंक में टिक कर लेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट जो है गद्यांश से आपको मैंने दिया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित पद्यांश। अब पद्यांश में क्या करता है? सासंदर्भ। पद्यांश, गद्यांश में हम प्रसंग को नहीं लिखते हैं, लेकिन जो पद्यांश होता है उसमें हम प्रसंग भी लिखते हैं और उनका काव्य सौंदर्य भी लिखते हैं। ठीक है, तो इसको भी टिक कर लेंगे ये वाला। ठीक है, कौन सा वाला? निर्भय स्वागत करूं मृत्यु का, मृत्यु है एक विश्राम स्थल, जीव जहां से फिर चलता है, तो ये वाला। और एक अथवा में इसका जो है आपको चॉइस में भी दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दे तो उसकी किसी एक रचना का उल्लेख करना है। मैंने अभी आपको बताया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल, वेरी इंपॉर्टेंट, इनकी जीवनी आप लर्न कर लेंगे। ठीक है, जयशंकर प्रसाद, मतलब ये तीन है तो आपको कम से कम 3-4 जीवनी कम से कम लर्न होनी चाहिए। ठीक है, उसमें से एक आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो इन तीनों को भी अगर आप लर्न कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा, एक दो और अपने पास से देख लेंगे, हो जाएगा। और अगर कोई नेक्स्ट पेपर लाऊंगा मॉडल पेपर, उसमें भी आपको मैं इंपॉर्टेंट बता दूंगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक का कवि का, इसमें कवि, ठीक है, तो महादेवी वर्मा, सूरदास मैत्रेय, तीनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, तो आप इनकी जीवनी याद कर लीजिएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद करना है। इसको हिंदी में अनुवाद करना है। मानव जीवन संस्कारम संस्कृति, मानव जीवन का संस्कार की संस्कृति है। अस्माकम पूर्वज मानव जीवन संस्कृति, मतलब हमारे पूर्वज, अस्माकम मतलब हमारा। ठीक है, मैं इसको पूरा व्याख्या नहीं कर रहा, आप इसको देख लेना और इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट, पाठ्य पुस्तक से कंटेस्ट किया हो कोई एक श्लोक ही जो, ठीक है, कम से कम 3 श्लोक आप लर्न करेंगे। श्लोक कम से कम आप 3 लर्न करेंगे। अगर कोई भी एग्जाम में होगा तो आप उसको, जो पेपर में आया हुआ उसे आपको नहीं लिखना है। ठीक है, कोई इसलिए अपने पास से लर्न कर ली, कम से कम 3 आपको लर्न होनी चाहिए। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के संस्कृत में उत्तर दो। पिता कस्मात उच्चतरास्ति, ग्रहे सता मित्रम किमस्ति लाभिन। ये आपके क्वेश्चन जो अनिवार्य संस्कृत होती है उसमें से आपके क्वेश्चन आए हुए हैं, आप इनको सारे के आंसर टिक कर लेंगे। ठीक है, खुद लिख लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका। क्वेश्चन नंबर 8 का करुण अथवा हास रस का स्थायी भाव और परिभाषा लिखिए। ठीक है, तो करुण रस, तो करुण रस क्या होता है? ठीक है, सबसे पहले मैं आपको करुण रस के बारे में बता देता हूं। ठीक है, जो करुण रस है वो क्या होता है? तो करुण का जो स्थायी भाव होता है वो होता है शोक। क्या होता है? स्थायी भाव शोक। ठीक है,
अगर शोक नामक, हृदय में स्थित शोक नामक स्थायी भाव का उद्भव, परिभाषा में आपको बता रहा हूं बहुत ही आसान, आप उसको लिख लें। हृदय में स्थित शोक नामक स्थायी भाव का उद्भव हो, ठीक है, हृदय में स्थित शोक नामक स्थायी भाव का उद्भव हो तो वहां क्या होगा, करुण रस होगा, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है, करुण रस होता है। डेफिनेशन क्या हो जाएगी, हृदय में स्थित शोक नामक स्थायी भाव का उद्भव हो तो वहां करुण रस होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपकी रेफरेंस आप लिख लेंगे। अच्छा, मैंने आपको बता दिया जो करुण रस है उसका स्थायी भाव क्या है, शोक होता है, ठीक है। करुण रस जो होता है उसका स्थायी भाव क्या होता है, शोक होता है। अब इसका एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। इसके एग्जाम्पल कई सारे हो सकते हैं लेकिन मैं आपको कुछ इंपोर्टेंट से बता रहा हूं जो आप लिख लेंगे और बहुत इजी लैंग्वेज में है, आप इसे नोट डाउन जरूर कर लें। करुण रस का जो एग्जाम्पल है वो मैं आपको बता रहा हूं, आपको याद होंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप इसको लर्न कर लेंगे, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल है करुण रस का। करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक और इसका एग्जाम्पल उदाहरण है, हाय राम कैसे झेले हम अपनी लज्जा अपना शोक, ठीक है। हाय राम कैसे झेले हम अपनी लज्जा अपना शोक, गया हमारे हाथों से अपना राष्ट्रपिता परलोक, ठीक है। गया हमारे ही हाथों से अपना राष्ट्रपिता परलोक, ठीक है। क्या बोला, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, हाय राम कैसे झेलें हम अपनी लज्जा अपना शोक, गया हमारे ही हाथों से अपना राष्ट्रपिता परलोक, ठीक है। इन पंक्तियों में किसकी बात हो रही है, महात्मा गांधी जी की बात हो रही है, जब उनकी डेथ हो जाती है उसी की बात जो है की जा रही है। तो यहां पर क्या है, करुण रस है और इसका स्थायी भाव शोक है। अच्छा, करुण रस के बाद एक जो अथवा में आपको दिया था हास्य रस, तो इसको हास्य रस को भी मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। हास्य रस में क्या है, बाड़ी, परिभाषा लिखना आप, ठीक है। बाड़ी वेशभूषा विकृत आकार इत्यादि के कारण, मतलब बाड़ी हमारी बोलचाल, वेशभूषा मतलब हमारे पहनना है ना, हमारे कपड़े, विकृत आकार इत्यादि के कारण मन में हास्य का भाव उत्पन्न होता है, मन में हास्य का भाव उत्पन्न होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, हास्य रस कहते हैं, ठीक है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, बाड़ी वेशभूषा विकृत आकार इत्यादि के कारण मन में हास्य का भाव उत्पन्न होता है उसे हम हास्य रस कहते हैं। इसका उदाहरण बहुत इजी है, मैंने बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल आपके लिए ढूंढा है, तो आप इसे नोट डाउन कर लें और बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। जैसे इसका उदाहरण है, हाथी जैसी देह गैंडे जैसी चाल, हाथी जैसी देह गैंडे जैसी चाल, ठीक है। ये पूरी लाइन एक लाइन में हो गया, हाथी जैसी देह, फिर कॉमा लगाएंगे, गैंडे जैसी चाल, फिर अगली लाइन में लिखेंगे तरबूजे सी खोपड़ी, कॉमा लगाएंगे, खरबूजे से गाल, ठीक है। हंसी आ रही है, हाँ तो ये हास्य रसी है, ठीक है। हाथी जैसा देह, कॉमा गैंडे जैसी चाल, तरबूजे सी खोपड़ी, कॉमा खरबूजे से गाल, तो इसका उदाहरण हो गया हास्य रस का, ठीक है। बहुत ईजी है, आप लर्न कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उपमा अथवा रूपक अलंकार की परिभाषा देते हुए उदाहरण दीजिए। दो अलंकार होते हैं, एक होते हैं शब्द अलंकार और एक होते हैं अर्थ अलंकार। शब्दों के द्वारा कुछ जो है पंक्तियों में शब्दों के द्वारा कुछ अच्छा लगे है ना, तो वहां पर क्या होता है, शब्द अलंकार। और जहां पर अर्थ के अकॉर्डिंग हमें अर्थ मिले, अर्थ के अकॉर्डिंग हमारी काव्य में कुछ आए तो उसे हम कहते हैं अर्थ अलंकार। तो उपमा और रूपक अर्थ अलंकार ही होते हैं। इनकी डेफिनेशन, इनके उदाहरण मैं आपको समझाता हूं इजी वाले, ठीक है। उपमा क्या है, जिस काव्य पंक्ति में किसी प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति की तुलना, ठीक है, जिस काव्य पंक्ति में किसी जग प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति की तुलना सामान्य वस्तु को अच्छा बताने के लिए, ठीक है, या सामान्य वस्तु को अच्छा बताने के लिए असामान्य वस्तु से की जाती है, वहां उपमा अलंकार होता है, ठीक है। क्या, दोबारा से देखो, जिस काव्य पंक्ति में किसी जग प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति की तुलना समान वस्तु को अच्छा बताने के लिए असमान वस्तु से की जाए तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। कोई एक सामान्य सी वस्तु है लेकिन उसको फेमस बताने के लिए, उसको अच्छा बताने के लिए किसी जग प्रसिद्ध है ना, किसी बहुत ही असामान्य वस्तु का जो उदाहरण दिया जाए तो वहां पर क्या होता है, उपमा अलंकार होता है। और इसकी एक पहचान है इसकी, आपको कैसा पता चलेगा कि किन पंक्तियों में उपमा अलंकार है, तो इसमें की पहचान है, इसमें सी, सा आदि शब्दों का प्रयोग होता है। कौन से, इसमें सी और सा, ठीक है, सी, ठीक है, ऐसे सा, इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाता है, सी और सा, ठीक है। अभी एग्जाम्पल से मैं आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है, ठीक है। देखिए उपमा अलंकार का जो एग्जाम्पल है वो क्या है, हाय फूल सी कोमल बच्ची, कॉमा लगा देंगे, हुई राख की ढेरी, हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की ढेरी। तो देखिए फूल सी,
तो सी आ गया, इसमें क्या हो जाएगा, उपमा अलंकार हो जाएगा। मैंने बताया सी या सा आदि शब्द अगर यूज होंगे, प्रयोग होंगे, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा उपमा अलंकार हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपको एक एग्जाम्पल बता दिया, हाय फूल सी कोमल बच्ची कौमा हुई राख की ढेरी। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर इसका चाहिए तो एक और, यह जीवन क्या है मस्ती है, यह जीवन क्या है मस्ती है, निर्झर सा इसका पानी है। यह जीवन क्या है मस्ती है, कौमा लगा देंगे, निर्झर सा इसका पानी है। ठीक है, तो इसमें सा यूज हो गया, निर्झर सा। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया सी और सा अगर शब्दों का यूज होगा तो वहां पे क्या होगा, उपमा अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट आपका आएगा अब उपमा और जो है रूपक, मैंने आपको रूपक रह गया। अब रूपक, रूपक अलंकार क्या होता है, जिन पंक्तियों में उपमे में उपमान का भेद रहित आरोपण हो। अब इसका अर्थ क्या है, देखो डेफिनेशन लिख लो पहले आप तो, जिन पंक्तियों में उपमे में उपमान का भेद रहित आरोपण हो वह रूपक अलंकार होता है। ठीक है, वह रूपक अलंकार होता है। मतलब यहां पर किसी उपमे, उपमे मतलब उपमे क्या होता है, जिससे तुलना की जाए, उपमान जिसकी तुलना की जाए, याद रखेंगे, उपमेय जिससे तुलना की जाए, उपमान जिसकी तुलना की जाए। ठीक है, यहां पर क्या होगा, तुलना करने के लिए उसी चीज को, जैसे कि मैं कहूं वह शेर के समान बहादुर है, वह शेर के समान बहादुर है, तो यहां पे तो हो गया उपमा अलंकार। लेकिन अब मैं कहूं कि वह शेर है, जैसे आप कहें शिवाजी जो थे वो शेर की तरह बहादुर थे, तो यहां पर शेर की और शिवाजी बहादुर की तुलना की जा रही है और उनको शेर के जैसा बताया जा रहा है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, उपमा अलंकार हो जाएगा। लेकिन अगर मैं कह दूं शिवाजी जो थे वो शेर थे, तो यहां पर कोई भी तुलना दिखाने के लिए क्या कर दिया, शिवाजी को ही शेर बना दिया गया। ठीक है, उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोपण कर दिया गया। ठीक है, तो यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। इसका एग्जाम्पल क्या है, चरण कमल बंदो हरिराई, इसका एक एग्जाम्पल है, चरण कमल बंदो हरिराई। यहां पर क्या बताया गया है, जो चरण को ही कमल बता दिएगा, जो चरण है वो ही कमल है ना, तो चरण को ही क्या बता दिया, यहां पर कमल बता दिया गया, उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप कर दिया गया है, तो यहां पर क्या होगा, आपका रूपक अलंकार हो जाएगा। इसका एक एग्जाम्पल और लिख लीजिए, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो, है ना, मतलब यहां पर क्या किया गया है, चंद्र को ही खिलौना बना दिया गया है, चंद्रमा को ही खिलौना बना दिया गया है। ठीक है, ओके, तो इसका आंसर ये हो गया, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो। तो बहुत ही इजी मैंने आपको कोशिश की है, एग्जाम्पल दिए, आप इसे नोट डाउन जरूर कर लें। ठीक है, गा सोटा अथवा रोलाचंद ये आप लर्न कर लेंगे। ठीक है, मैं अगर ज्यादा बताऊंगा तो वीडियो ज्यादा लेंथी हो जाएगी, लंबी हो जाएगी। ठीक है, सोटा अथवा रोलाचंद की परिभाषा आप लिख लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन बैंक में टिक कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित उपसर्गों में किन्हीं तीन के मेल से एक एक शब्द बनाना है। 6 आपको दिए हो, इसमें से खाली 3 के आपको यूज करना है, 3 से कोई शब्द बनाना है। अच्छा, उपसर्ग को इंग्लिश में कहते हैं प्रीफिक्स, उपसर्ग को इंग्लिश में कहते हैं प्रीफिक्स, और प्री का मतलब होता है पहले। आपको कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि उपसर्ग पीछे लगता है या पहले लगता है ना, प्रत्यय जो होता है वो बाद में लगता है। तो उपसर्ग को इंग्लिश में कहते हैं प्रीफिक्स, प्री का मतलब होता है पहले, इसका मतलब पहले जो शब्द लगते हैं वो उपसर्ग कहलाते हैं। ठीक है, तो मैं सारे जो 6 दे रखे मैं 6 के शब्द बता देता हूं, आपको एक एक पूछा, मैं कई सारे बता देता हूं। ठीक है, आप लिख लेंगे। सु एक उपसर्ग है, तो सु से कौन कौन से शब्द बनना है, देखिए, सु से सुगम, लिखते जाएंगे आप, सु से सुगम, सुपुत्र, सुशील। प्रा, ठीक है, प्रा से क्या होगा, प्रबल, प्रगति, प्रसार। ठीक है, प्रबल, प्रगति और प्रसार, ये हो जाएंगे प्रा उपसर्ग से। उपसर्ग का मतलब हो जाएगा उपस्थित, इससे क्या बनेगा, उपस्थित, उपदेश, उपकार। ठीक है, आपको एक एक लिखना है, मैं कई कई सारे बता रहा हूं, उपस्थित, उपदेश और उपकार। प्रति से क्या बनेगा, प्रति से बन जाएगा प्रतिकूल, प्रत्येक, है ना, प्रतिकूल और प्रत्येक। ठीक है, उप से मैंने आपको बता दिया, प्रा का मैंने बता दिया। निर से कौन कौन बनेगा, निर्मल, निर्बल और निर्दोष। निर से बनेगा निर्मल, निर्बल, निर्दोष। अभि से बनेगा अभिमान, अभिशाप, अभिनव, अभिमान, अभिशाप, अभिनव। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रत्ययों के प्रयोग से एक एक शब्द बनाना है। अभी आपने उपसर्ग का बताया, अब आगे आपका प्रत्यय को इंग्लिश में कहते हैं सफिक्स। ठीक है, ये हमारे बाद में लगेंगे।
जैसे ना, बहुत आसान होता है, आप बस एक बार देख लेंगे। ना, ना, ना से बनाना है तो ना से क्या हो जाएगा? पढ़ना, लड़ना, ठीक है, पढ़ना लड़ना हो गया ना से। पन का क्या हो जाएगा? पन का लड़कपन, बचपन, पन का हो जाएगा लड़कपन, बचपन। इक का हो जाएगा धार्मिक, दैनिक, एक से बना देंगे हम, एक प्रत्यय लगा हुआ है, धार्मिक, दैनिक। ये ई प्रत्यय से क्या बनेगा? राष्ट्रीय, आत्मीय, राष्ट्रीय और आत्मीय। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किन्हीं दो का समास विग्रह कीजिए और समास का नाम लिखिए। पहले वाले समास का मैं सारे बता देता हूं, आप सारे, ठीक है, आपको बस दो करने थे, मैं आपको सारे बताता हूं। राधा कृष्ण, इसका हो जाएगा राधा और कृष्ण, राधा और कृष्ण। जिसमें भी योजक शब्द हैं जैसे कि और, अथवा, या, जितने भी योजक शब्द यूज होते हैं वो हमारा कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास होता है। और इसमें दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं, ठीक है, मतलब दोनों एक बराबर ही वैल्यू रखते हैं। किसमें? द्वंद्व समास में, ठीक है, द्वंद्व समास में। ओके, तो राधा और कृष्ण। सप्तधान, सात धानों का समाहार, सात धानों का, जो नवरात्रि होती है उसमें एक माता के लिए ये एक वो होता है प्रसाद, सात धानों का समूह, ठीक है, सात धानों का, ठीक है, तो सात। तो जिसमें भी पहला जो शब्द है अगर वो संख्यावाची हो, पहला जो शब्द है वो संख्यावाची हो, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे द्विगु समास, ठीक है, क्या बोलेंगे उसे हम? द्विगु, क्या बोलेंगे उसे हम? द्विगु, ठीक है, कहीं कहीं पर द्विगु लिखा रहेगा और कहीं कहीं पर द्विगु भी लिखा रहेगा, ठीक है, द्विगु समास, ठीक है स्टूडेंट्स। तो सप्तधान में क्या हो जाएगा? द्विगु। चौराहा, ठीक है, चौराहा में क्या हो जाएगा? चार राहों का समाहार। चौराहा का जो समास विग्रह क्या होगा? चार राहों का समास, चार राहों का समाहार, ठीक है, चार राहों का समासार। तो इसका पहला जो शब्द है उसका मतलब है चार, और चार, जब भी कोई पहला शब्द जो होता है वो संख्यावाची हो तो वहां पे क्या होता है? द्विगु होता है। नेक्स्ट, उत्थान पतन, उत्थान पतन, तो ये दोनों आपस में अपोजिट है। उत्थान का जो विलोम शब्द होता है वो होता है पतन, है ना, उत्थान का जो विलोम शब्द होता है वो होता है पतन। तो अगर दोनों शब्द आपस में विपरीत हों, ठीक है, या योजक चिन्ह या योजक शब्दों का प्रयोग हो, ठीक है, तो वहां पर हम क्या लगाते हैं? द्वंद्व। कौन सा समास लगाते हैं हम? द्वंद्व, ठीक है, द्वंद्व समास। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किन्हीं दो शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। देखिए, तत्सम रूप लिखने हैं आपको, तो बताए, देखिए, देखिए, घर, घर का तत्सम रूप, तत्सम का मतलब होता है संस्कृत वाले शब्द, तद्भव का मतलब होता है हिंदी वाले शब्द, ठीक है। घर का गृह हो जाएगा, मानुष का मानव हो जाएगा, गांव का ग्राम हो जाएगा, चांद का चंद्र हो जाएगा। घर का गृह, मानुष का मानव, गांव का मानुष का मनुष्य हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, मानुष का मनुष्य हो जाएगा, गांव का ग्राम हो जाएगा, चांद का चंद्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन्हीं दो शब्दों के दो दो पर्यायवाची लिखने हैं, ठीक है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो दो के पर्यायवाची लिखने हैं। तो देखिए, आपको सबसे पहले पर्यायवाची ईश्वर, ईश्वर तो बहुत आसान है, आप कोई भी लिख सकते हैं, भगवान, परमात्मा, हरि, प्रभु, जगदीश, ठीक है, ये सारे हमारे ईश्वर के पर्यायवाची हो गए। कौन कौन से? भगवान, परमात्मा, प्रभु, जगदीश, हरि, ठीक है। फिर हमारा है कमल, कमल के है सरोज, नीरज, पंकज, कमल के क्या क्या हो जाएंगे? सरोज, नीरज, पंकज, ठीक है। फूल के कौन कौन से हो जाएंगे? पुष्प, सुमन, पुष्प, सुमन और कुसुम, पुष्प, सुमन और कुसुम। जंगल के कौन कौन से होंगे? बेरी बेरी इंपोर्टेंट पर्यायवाची है, आजकल एग्जाम में ज्यादा रिपीट होता है, ठीक है। जंगल के हो जाएंगे वन, कानन और अरण्य, वन, कानन और अरण्य। अरण्य कैसे लिखा जाता है? ऐसे लिखा जाता है, अरण्य, ठीक है, अरण्य, वन, कानन और अरण्य। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किन्हीं दो का संधि विच्छेद कीजिए और संधि का नाम लिखिए। देखिए, संधि विच्छेद करने का मैं बताता हूं, इसका हो जाएगा, पहले वाले का हो जाएगा प्रति, प्रति प्लस उत्तरम, प्रति प्लस उत्तरम, ठीक है, प्रति प्लस उत्तरम।
इसका हो जाएगा। अच्छा, आपको एक ट्रिक बताता हूं, आप उसे नोट डाउन कर लेंगे और उसे अपने माइंड में फीड कर लेंगे। जब भी या, रा, ला, वा, 4 शब्द हैं, कौन कौन से? या, रा, एक है या, एक है रा, एक है ला और एक है बा। इनको हम अंतःस्थ व्यंजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? अंतःस्थ व्यंजन बोलते हैं। ठीक है, तो जो अंतःस्थ व्यंजन है या, रा, ला और बा, 4 हैं, या, रा, ला और बा। तो इन चारों पर जब भी कोई आधा शब्द चढ़ा हुआ हो, जैसे यहां पर चढ़ा हुआ है या पे ता प्रत्यय में, है ना, या पे ता चढ़ा हुआ है, तो जब भी इन पे कोई आधा शब्द हो तो वहां पे तुरंत यड़ संधि हो जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रिक है, वहां पे तुरंत क्या हो जाता है? यड़ संधि हो जाता है। ठीक है, तो पहले वाले में यड़ संधि हो गया। स्वागत का सु प्लस आगतम, स्वागत का सु प्लस आगतम। ठीक है, स्वागत का क्या हो जाएगा? सु प्लस आगतम। ठीक है, स्वागतम। तो यहां पर भी देखो, बाय, बा पे आधा, बा से पहले क्या है? आधा सा। यहां पर भी क्या हो जाएगा? यड़ संधि हो जाएगा। तीसरा वाला इति प्लस आदि, यहां पर भी देखो, यहाँ पे आधा ता चढ़ा हुआ है तो यहां पर भी यड़ संधि। ला प्लस आकृति, लरा प्लस आकृति, जो ला, इसका जो फोर्थ वाला है, जो फोर्थ वाला है उसका जो संधि विच्छेद होगा वो होगा लिरा प्लस आकृति। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसमें भी यड़ संधि, मतलब चारों में इनमें यड़ संधि है। ठीक है, चारों में यड़ संधि है। यड़ संधि की पहचान क्या है? या, रा, ला, वा, इन पर क्या होगा? कोई भी आधा शब्द चढ़ा होगा। देखो आधे पे, इस पे ला, इस पे जो है ला पे आधा रा लटक रहा है, नीचे है ना ला, तो इस सारे में क्या हो जाएगी? यड़ संधि हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों की चतुर्थी विभक्ति एवं द्विवचन का रूप लिखो। ठीक है, मधु अथवा नदी की चतुर्थी विभक्ति और द्विवचन का रूप लिखना है, फल अथवा मती का लिखना है। ऐसी नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक का धातु लकार, अगर आपको लर्न नहीं है तो आपको ये सारी चीजें जो जो इसमें एग्जाम में आपको मॉडल पेपर में दिखाई दे रही है वो आप लर्न कर लें। ठीक है, पुरुष वचन का उल्लेख करना है। निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को संस्कृत में अनुवाद करना है। संस्कृत में अनुवाद बनाने को आएगा, हिंदी में दिया होगा उसको आपको संस्कृत में लिखना होगा। ठीक है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध आएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट निबंध इसमें लिख रहे हैं। ठीक है, स्वास्थ्य और शिक्षा, जो कि आजकल का बहुत ज्यादा टॉपिक रहता है, हमेशा स्वास्थ्य और शिक्षा पर ही जो इलेक्शन लड़े जाते हैं। तो एक तो ये पर्यावरण प्रदूषण, ठीक है, वन महोत्सव, साहित्य और समाज, ये चारों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट मोस्ट टॉपिक हैं। तो आप इनके ऐसे इनको तैयार जरूर कर लें और अपना जो पठित खंडकाव्य है उसके आधार पर प्रश्नों का उत्तर देना है। जो आपका पठित खंडकाव्य आपकी नोटबुक में हो रहा होगा, ठीक है, वो आपको करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं।